एक गरीब किसान को रास्ते में सिर्फ 20 रुपए मिले। उसने उनसे एक मोर का बच्चा खरीद लिया। लोग उस पर हंसे, लेकिन वही मोर एक दिन उसे राजा बना देता है। पर जब किसान घमंडी हो जाता है तो उस मोर के साथ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। गांव की सुबह हमेशा पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों से खुलती थी। मिट्टी में भीगी घास की खुशबू, दूर खेतों पर तैरती धुंध और उगते सूरज की हल्की किरणें सब मिलकर एक शांत जीवन का चित्र बनाती थीं। इसी गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था, रामू। उसका घर कच्ची दीवारों और फूस की छत से बना था, लेकिन उस घर में संतोष की रोशनी रहती थी। रामू रोज सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जाता, मिट्टी को पलटता, बीज बोता और शाम तक पसीने से भीगा लौटता। उसकी दुनिया छोटी थी, खेत, घर और आसमान। वह अक्सर सोचता, मेहनत से ही भाग्य बदलता है। लेकिन एक रात आसमान का रंग बदल गया। काले बादल ऐसे घिरे जैसे धरती को निगल लेंगे। हवा ने पेड़ों को झकझोर दिया। देखते ही देखते भयानक तूफान आया। बिजली गरजी, बारिश बरसी और रामू की खड़ी फसल मिनटों में बिछ गई। पूरी रात वह दरवाजे पर बैठा, भगवान से दुआ करता रहा, मेरी मेहनत बचा लो। सुबह जब तूफान थमा, रामू खेत की ओर भागा। जो दृश्य उसने देखा वह उसके दिल को तोड़ गया। फसल मिट्टी में मिली पड़ी थी। महीनों की मेहनत पानी में बह चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिरते रहे। उस दिन रामू पहली बार असहाय महसूस कर रहा था। दिन बीतते गए। घर में अनाज खत्म होने लगा। कई रातें उसने बिना खाए काटी। भूख पेट से ज्यादा आत्मा को काटती थी। एक दोपहर जब वह थका हारा पगडंडी से लौट रहा था, उसके पैर से कुछ टकराया। उसने झुककर देखा, पुराना मुड़ा तोड़ा 20 रुपए का नोट। रामू ने उसे ऐसे उठाया जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जली। इन पैसों से आज कुछ खाना मिल जाएगा, उसने सोचा। वह बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में शोर था, भीड़ थी और जीवन की हलचल थी। तभी उसकी नजर एक चिड़िया वाले पर पड़ी। पिंजरों में रंग बिरंगे पक्षी थे। एक कोने में एक छोटा सा मोर का बच्चा सहमा बैठा था। उसकी आंखें उदास थीं। रामू उसे देखता रह गया। चिड़िया वाला हंसकर बोला, क्या देख रहे हो? यह मोर है, तुम्हारे बस का नहीं। रामू ने पूछा, कितने का है? 20 रुपए। पास खड़े लोग हंस पड़े। अरे, खुद के खाने को नहीं, मोर पालेगा। रामू के हाथ में वही 20 का नोट था। उसने बिना कुछ सोचे वह नोट चिड़िया वाले को दे दिया और मोर का बच्चा उठा लिया। लोगों की हंसी पीछे छूट गई। रामू के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। घर पहुंचकर उसने मोर को थोड़ा सा पानी दिया, बची खुची रोटी के टुकड़े खिलाए। मोर धीरे धीरे उसके पास आने लगा। उस रात रामू भूखा सोया, लेकिन उसके बगल में मोर सिमटा हुआ था। अगले दिन भी वही हुआ। कभी रामू खाता, कभी मोर। कई बार दोनों भूखे सो जाते, मगर दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता जा रहा था। दिन हफ्तों में बदले। मोर अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसके पंखों में हल्का हल्का रंग झलकने लगा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो गया था, मोर ने अचानक रामू की ओर देखा और साफ आवाज में कहा, मालिक, क्या मैं आज बाहर उड़कर आऊं? रामू का दिल धड़कना भूल गया। वह चौंक कर पीछे हट गया। उसकी आंखें फैल गईं। तुम बोल रहे हो? मोर ने सिर हिलाया। हाँ मालिक, आपने भूखे रहकर मुझे पाला है, अब मेरी बारी है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। जाओ, लेकिन शाम को लौट आना। मोर ने पंख फैलाए और पहली बार आसमान में उड़ गया। रामू देर तक आकाश की ओर देखता रहा। उसे नहीं पता था यह उड़ान उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह रामू बहुत देर तक आंगन में बैठा आसमान को देखता रहा। उसकी आंखें उस दिशा में टिकी थीं जिधर कल शाम मोर उड़कर गया था। रात भर उसे नींद नहीं आई। मन में डर भी था और एक अनजानी उम्मीद भी। सूरज ऊपर चढ़ाया पर मोर नहीं लौटा। रामू का दिल घबराने लगा। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? वह उठकर गांव के बाहर तक गया, दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन नीले आसमान में सिर्फ बादलों की हल्की लकीरें थीं। तभी दोपहर ढलते ढलते
दूर से पंखों की परिचित फड़फड़ाहट सुनाई दी। रामू ने सिर उठाया। मोर वापस आ रहा था, लेकिन आज वह खाली नहीं था। उसकी चोंच में कुछ चमक रहा था, धूप में ऐसी चमक जैसी रामू ने कभी नहीं देखी थी। मोर आकर रामू के सामने उतरा और उसने वह चीज धीरे से जमीन पर रख दी। वह एक पत्थर था, पर साधारण नहीं। उसमें से रंगीन किरणें निकल रही थीं, जैसे इंद्रधनुष किसी छोटे से टुकड़े में कैद हो गया हो। रामू हक्का बक्का रह गया। यह क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। मोर बोला, मालिक, यह जंगल के भीतर एक पुरानी गुफा में मिला। वहां कोई नहीं जाता। यह बहुत कीमती है। रामू डर गया। इतनी कीमती चीज हमारे पास रहेगी तो गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोर ने शांत स्वर में कहा, इसीलिए इसे यहां नहीं रखना। इसे एक बड़े राजा को देना होगा, वही इसकी असली कीमत समझेगा। रामू ने घबराकर पूछा, लेकिन मैं राजा के पास कैसे जाऊं? मैं तो एक गरीब किसान हूं। मोर बोला, आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। रामू अवाक रह गया। तुम? मोर ने सिर हिलाया। हाँ मालिक, लेकिन मुझे आपकी एक इजाजत चाहिए। क्या? जब तक मैं लौटूं, आप मुझ पर भरोसा रखिएगा। रामू ने बिना सोचे हामी भर दी। अगली सुबह मोर वह चमकता पत्थर लेकर उड़ गया। इस बार रामू का इंतजार और भी भारी था। दिन ढला, शाम हुई, अंधेरा फैल गया, मगर मोर नहीं आया। रामू की चिंता बढ़ती गई। उसने रात भर दरवाजा खुला रखा। दूसरे दिन भी मोर नहीं लौटा। तीसरे दिन, जब रामू उम्मीद छोड़ने ही वाला था, अचानक आंगन में पंखों की तेज आवाज गूंजी। मोर लौट आया था, लेकिन आज उसके साथ कुछ और भी था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी। मालिक, उसने उत्साह से कहा, सब ठीक हो गया। रामू दौड़कर उसके पास आया। क्या हुआ? मोर ने बताया, मैं उस पत्थर को लेकर दूर के राज्य में गया, वहां के महान राजा को दिया। राजा उसकी चमक देखकर दंग रह गया। उसने पूछा, यह किसने भेजा है? रामू की सांसें थम गईं। फिर तुमने क्या कहा? मोर मुस्कुराया। मैंने कहा, यह मेरे मालिक ने भेजा है, जो बहुत बड़े सेठ हैं पर सादगी में रहते हैं। रामू चौंक गया। अरे, मैंने कब कहा मैं सेठ हूं? मोर बोला, मालिक, कभी कभी किस्मत बदलने के लिए सच से पहले भरोसा भेजना पड़ता है। रामू कुछ समझ नहीं पाया। मोर आगे बोला, राजा उस पत्थर के बदले कुछ भी देने को तैयार था। तब मैंने कहा, मेरे मालिक को धन नहीं चाहिए, वह आपकी बेटी का हाथ चाहते हैं। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तुमने यह क्या कर दिया? मोर शांत था। राजा ने हां कह दी है, वह अपने दूत भेजेगा आपको लेने के लिए। रामू का सिर चकराने लगा। मैं? राजा की बेटी से शादी? मोर बोला, मालिक, अब वक्त आ गया है, आप तैयार रहिए। रामू को लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। प्रेस लाइन, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था यह कहानी अब किस मोड़ पर जाने वाली है। सुबह की हवा आज कुछ अलग थी। रामू रात भर सो नहीं पाया था। मन में डर, आश्चर्य और अनगिनत सवाल थे। क्या सचमुच राजा के लोग आएंगे? अगर आए तो वह क्या कहेगा? उसका फूस का घर, फटे कपड़े, खाली बर्तन, सब उसकी गरीबी की गवाही दे रहे थे। मोर शांत बैठा उसे देख रहा था, जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। दोपहर होते होते गांव में हलचल मच गई। दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। धूल का गुबार उठा। कुछ ही पलों में चमचमाते कवच पहने सैनिक, सुनहरे रथ और राजसी ध्वज गांव के बीच आ खड़े हुए। गांव वाले हैरान थे, यह सब किसके लिए आया है? सैनिकों का मुखिया ऊंची आवाज में बोला, हम अपने राजा के आदेश से महान सेठ जी को लेने आए हैं। गांव में सन्नाटा छा गया। कौन से सेठ? लोग एक दूसरे से पूछने लगे। तभी सैनिकों की नजर रामू के कच्चे घर पर पड़ी। मोर फड़फड़ाकर बाहर आया और सैनिकों के सामने जा खड़ा हुआ। सैनिक झुक गए। यही वह मोर है। सभी की आंखें रामू पर टिक गईं। रामू घबराकर बाहर निकला। उसके मैले कपड़े और झुकी हुई चाल देखकर गांव वाले हंसने ही वाले थे कि सैनिकों ने झुककर प्रणाम किया। सेठ जी, चलने की तैयारी कीजिए। गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। रामू कुछ बोल पाता उससे पहले मोर उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, मालिक, कुछ मत कहिए, बस मेरे साथ चलिए।
रामू को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन वह चुपचाप रथ में बैठ गया। रथ गांव से निकला तो लोग अवाक देखते रह गए। कल तक जिस पर हंसते थे, आज वही राजसी सम्मान पा रहा था। रास्ते में घना जंगल आया, पेड़ों की ऊंची छाया, पक्षियों की आवाज और बीच बीच में पड़ती धूप की किरणें। मोर रथ के आगे आगे उड़ रहा था। अचानक उसने संकेत किया, रथ रोकिए। सैनिक रुक गए। मोर रामू को जंगल के भीतर एक खुली जगह पर ले गया। वहां जमीन पर पत्तों के नीचे कुछ छिपा था। मोर ने चोंच से पत्ते हटाए। नीचे एक संदूक था। रामू ने खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें राजसी कपड़े, आभूषण और चमकदार वस्त्र रखे थे। यह सब रामू हकलाया। मोर बोला, मालिक, यह सब आपके लिए है। अब आपको उसी रूप में जाना होगा जैसा मैंने राजा को बताया है। रामू कांपते हाथों से वह वस्त्र पहनने लगा। जैसे जैसे वह कपड़े बदलता गया, उसका रूप भी बदलता गया। फटे कुर्ते की जगह रेशमी पोशाक, नंगे पैरों की जगह जूते और सिर पर पगड़ी। आईने जैसा चमकता धातु का टुकड़ा देखकर वह खुद को पहचान नहीं पाया। मोर मुस्कुराया, अब आप सच में सेठ लग रहे हैं। रामू के मन में एक अजीब सी भावना उठी, डर और गर्व का मिश्रण। रथ फिर चल पड़ा। शाम होते होते वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, सोने की नक्काशी और पहरेदारों की कतार। दरवाजे खुले और रामू का स्वागत शाही अंदाज में हुआ। फूल बरसाए गए। राजा स्वयं दरबार में खड़े थे। रामू के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मोर उसकी बगल में था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है सेठ जी, आपकी उदारता का हम कर्जदार हैं। रामू कुछ कह नहीं पाया। उसने बस सिर झुका दिया। दरबार में हर कोई उसे सम्मान की नजर से देख रहा था। उसी समय महल की बालकनी से एक राजकुमारी ने झांका। उसकी आंखें रामू पर ठहर गईं। रामू ने पहली बार महसूस किया किस्मत सच में पलट रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता था यह खेल अभी और बड़ा होने वाला है। महल रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर जलते दीप, छत से लटकते झूमर और सुगंधित धूप की महक, हर ओर उत्सव का वातावरण था। ढोल नगाड़ों की थाप पर सैनिक कतारबद्ध खड़े थे। राजदरबार में घोषणा हुई कि महान सेठ और राजकुमारी का विवाह शुभ मुहूर्त में संपन्न होगा। रामू के मन में अब भी हलचल थी। उसे अपने कच्चे घर, टूटी चारपाई और सूने खेत याद आ रहे थे। पर सामने खड़ा वैभव इतना चकाचौंध था कि यादें धुंधली पड़ती जा रही थीं। मोर चुपचाप उसके पास खड़ा सब देख रहा था। विवाह का समय आया। मंत्रों की गूंज, शंख की ध्वनि और फूलों की वर्षा के बीच रामू और राजकुमारी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। लोगों ने तालियां बजाईं। राजा प्रसन्न थे। उन्हें लगा उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक योग्य, धनवान और सादा स्वभाव वाला वर चुना है। रात के भोज में सैकड़ों पकवान सजे थे। रामू ने जीवन में पहली बार इतना वैभव देखा। सोने की थाली, चांदी के गिलास, मीठे व्यंजन, सुगंधित चावल, सब कुछ सपने जैसा। धीरे धीरे रामू इस नए जीवन में ढलने लगा। कुछ ही दिनों में वह राजमहल की चाल, दरबार की भाषा और राजसी तौर तरीकों को सीख गया। लोग उसे आदर से सेठ जी कहकर पुकारते। उसके लिए खास सेवक रखे गए। वह जहां जाता लोग झुककर प्रणाम करते और यहीं से उसके भीतर कुछ बदलने लगा। जिस विनम्रता से वह पहले बात करता था, उसकी जगह अब धीमा सा अभिमान आने लगा। उसे अच्छा लगने लगा कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी आज्ञा माने। वह भूलने लगा कि यह सब उसे कैसे मिला। मोर अब भी उसके साथ था, पर रामू का ध्यान उस पर कम होने लगा। एक दिन मोर ने धीरे से कहा, मालिक, याद है वो दिन जब हम दोनों भूखे सोते थे? रामू ने हल्की हंसी के साथ कहा, वो सब पुरानी बातें हैं। अब हमारा जीवन बदल चुका है। मोर ने शांत स्वर में कहा, जीवन बदला है, पर सच्चाई नहीं। रामू ने बात टाल दी। कुछ दिनों बाद राजा ने घोषणा की कि राज्य के पास एक उजड़ा हुआ इलाका है, पुराना महल और गांव,
जहां कोई नहीं रहता, वहां एक भयानक 7 सिर वाला नाग रहता है। जो भी वहां गया, लौटकर नहीं आया। राजा ने कहा, जो उस जगह को मुक्त कराएगा, उसे उस क्षेत्र का स्वामित्व दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मोर ने तुरंत रामू की ओर देखा। मालिक, यही अवसर है। रामू चौंका, तुम पागल हो? 7 सिर वाला नाग? मोर बोला, डरिए मत, मैं साथ हूं। रामू अब खुद को शक्तिशाली समझने लगा था। उसे लगा वह यह कर सकता है। अगले दिन वह सैनिकों के साथ उस उजड़े इलाके की ओर निकल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था, पेड़ों पर सूखी टहनियां और हवा में अजीब सी ठंडक। टूटा हुआ महल सामने था। अचानक जमीन हिली। भयावह फुफकार के साथ 7 सिर वाला विशाल नाग बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। सैनिक डरकर पीछे हट गए। मोर आसमान में उड़ा और जोर से चिल्लाया, मालिक, उसके सिर पर वार कीजिए। रामू कांपते हुए तलवार उठाए खड़ा था। जैसे ही नाग झपटा, मोर उसकी आंखों के सामने फड़फड़ाया। नाग का ध्यान भटका। उसी क्षण रामू ने पूरी ताकत से वार किया। एक सिर कटा, नाग तड़पा, फिर दूसरा वार, तीसरा। लंबी लड़ाई के बाद 7 सिर जमीन पर गिर चुके थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सैनिक खुशी से चिल्लाए, सेठ जी की जय। उस उजड़े महल पर अब रामू का अधिकार हो गया। वह और भी शक्तिशाली हो गया। उसके पास अब अपना क्षेत्र, अपना महल और बढ़ता हुआ सम्मान था। लेकिन इस जीत के साथ उसके भीतर का अहंकार भी 7 गुना बढ़ गया। और मोर चुपचाप उसे देखता रहा। उजड़े महल पर अधिकार मिलने के बाद रामू का रुतबा और बढ़ गया। अब लोग उसे केवल सेठ जी नहीं, मालिक और महाराज कहकर पुकारने लगे। नए महल में उसकी अलग दरबार लगने लगी। सैनिक, सेवक, मंत्री सब उसकी आज्ञा में खड़े रहते। धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे, चाल बदलने लगी और सबसे ज्यादा उसका दिल बदलने लगा। जिस विनम्र किसान ने भूखे रहकर एक छोटे से मोर को पाला था, वही रामू अब उसी मोर की ओर कम देखने लगा। कई बार मोर उसके पास आता, कुछ कहना चाहता, पर रामू व्यस्त होने का बहाना कर देता। एक शाम मोर ने साहस करके कहा, मालिक, आप बदल रहे हैं। रामू ने तीखे स्वर में कहा, तुम एक पक्षी हो, मुझे मत सिखाओ कि कैसे जीना है। मोर चुप हो गया। उसकी आंखों में उदासी उतर आई। दिन बीतते गए। रामू के सुबह की हल्की धूप रामू के आंगन में उतरी तो गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। किसी ने चादर लाकर उसके शरीर पर ओढ़ा दी। सबके चेहरों पर उदासी थी। कल तक जो रामू उनके बीच हंसता, बोलता था, आज शांत पड़ा था जैसे गहरी नींद में हो। उसके पास वही मोर बैठा था। वह बार बार रामू के चेहरे की ओर देखता, फिर हल्की आवाज में पुकारता, मानो उसे जगाना चाहता हो। लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। गांव के बुजुर्ग बोले, रामू भले गरीब था, पर दिल का बहुत अमीर था। आखिरी समय में उसके चेहरे पर जो शांति है, वह किसी बड़ी समझ का संकेत है। रामू का अंतिम संस्कार पूरे गांव ने मिलकर किया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कंधा। मोर दूर पेड़ पर बैठा सब देखता रहा। चिता की आग उठी तो उसने एक लंबी, करुण पुकार भरी जैसे विदाई दे रहा हो। दिन बीते, लोग अपने कामों में लग गए, पर रामू की कहानी गांव की गलियों में गूंजती रही। कहते हैं, उस दिन के बाद मोर रोज सुबह रामू के खाली आंगन में आता, थोड़ी देर बैठता और फिर उड़ जाता। बच्चों ने उसे दाना डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह पूरे गांव का प्रिय बन गया। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी ने बच्चों को इकट्ठा किया और रामू की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बच्चों, याद रखना, किस्मत बदले तो इंसान का दिल नहीं बदलना चाहिए। जिसने साथ दिया उसे कभी मत भूलो। बच्चों ने उस जगह एक छोटा सा पौधा लगाया जहां रामू बैठा करता था। समय के साथ वह पौधा बड़ा पेड़ बन गया। लोग उसे रामू का पेड़ कहने लगे। जब भी कोई उस पेड़ की छांव में बैठता, उसे रामू की कहानी याद आ जाती। तूफान, 20 रुपए, मोर, वैभव, घमंड और अंत में मिली सीख। कहते हैं, कई साल बाद भी उस पेड़ पर कभी कभी एक मोर आकर बैठता था।
उसके पंखों की चमक में जैसे कोई संदेश छिपा रहता। एहसान मत भूलो, विनम्र रहो। और इस तरह एक गरीब किसान की कहानी गांव की विरासत बन गई, जो हर पीढ़ी को यह सिखाती रही कि असली अमीरी धन में नहीं, स्वभाव में होती है।